तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब वो घड़ी आ चुकी है। जेएसएससी की वैकेंसियां आनी शुरू हो चुकी हैं और बहुप्रतीक्षित वैकेंसी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, सबसे पहला नोटिफिकेशन जारी उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा का हुआ है। उत्पाद सिपाही 2 मरतबे फॉर्म भरे जाने के बावजूद, एक एग्जाम होने के बावजूद अभी तक ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो पाई थी, तो इसका नोटिफिकेशन फिर से आया है। 2023 विज्ञापन संख्या 6/2023 करके ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आज के इस वीडियो में हर एक पहलू को जानेंगे। कौन है एलिजिबल, क्या है योग्यताएं, कौन भर सकते हैं फॉर्म, पुराने कैंडिडेट्स का क्या होगा, नए कैंडिडेट्स किस प्रकार से फॉर्म भरेंगे, क्या होगा सिलेबस, क्या सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है, क्या भाषा के सिलेबस में कुछ परिवर्तन किया गया है। तो हर वो पहलू आज हम जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन संख्या 062023 यानी कि झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इस नोटिफिकेशन के तहत आप सभी जितने भी 10th पास कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया है आइए जानते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात है कि इस फॉर्म का परीक्षा शुल्क क्या है। इस फॉर्म का परीक्षा शुल्क क्या है ये देखिए, नोटिफिकेशन के पहले ही पेज में इन्होंने जेएसएससी ने लिख दिया है कि इस फॉर्म का परीक्षा शुल्क कितना है, 100 रुपए है, ज्यादा नहीं है, 100 रुपए है। और उसमें भी जो अनुसूचित जनजाति और जाति के कैंडिडेट हैं उनको केवल और केवल 50 रुपए आवेदन शुल्क के रूप में जमा करना है। 50 रुपीज फॉर SC एंड ST, जनरल और ओबीसी का 100 रुपए फी है। इसके बाद देखिए एक और बात समझिएगा दोस्तों, इसके बाद उन कैंडिडेट की बारी आती है जो कैंडिडेट पहले फॉर्म सबमिट कर चुके थे पिछली बार और परीक्षा नहीं हुआ था, एग्जाम नहीं हुआ था। तो उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के उन आवेदकों को क्या क्या अर्हताएं पूरी करनी होगी, क्या क्या योग्यताएं पूरी करनी होगी। तो वैसे आवेदक जो इस विज्ञापन की शर्तों तथा शैक्षणिक योग्यता, निर्धारित आयु सीमा तथा अन्य अर्हताओं के अंतर्गत आवेदन देने के पात्र होंगे, यानी कि 2022 वाले कैंडिडेट जो कि एलिजिबल होंगे उनको फी नहीं देना है। उनको केवल क्या करना है कि जब वो आवेदन पत्र समर्पित करेंगे, जब वो फॉर्म भरेंगे, तो वहां पर उनको पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना होगा, पिछला रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और फिर उसके बाद फी एग्जेम्पशन का विकल्प उनका आने लगेगा। उनको शुल्क में छूट दी गई है। लेकिन यहां पर बात यह है कि जन्मतिथि, स्वयं और पिता का नाम दर्ज नहीं करेंगे तो परीक्षा शुल्क में छूट अनुमान्य नहीं होगा। यानी कि आपको पिछला जो भी क्रेडेंशियल्स था, आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो सब सही सही भरना होगा, तभी आपको फी में एग्जेम्पशन दिया जाएगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, रिक्तियों की विवरणी क्या है, कितनी सीट्स हैं कुल मिलाकर। तो सीट्स की संख्या देखिए कितनी है, ये जानने की आवश्यकता है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 237 सीट्स कुल मिलाकर हैं, जिसमें कि 12 महिलाओं के लिए भी सीट दिए गए हैं। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति में 148 सीट, महिलाओं के लिए 7 सीट, अनुसूचित जाति में 57 सीट, महिलाओं के लिए 3 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग 1 OBC 1 के लिए 50 सीट है और उसके अलावा महिलाओं के लिए 3 सीट है। पिछड़ा वर्ग 2 के लिए, OBC 2 के लिए 32 तथा 2 महिलाओं के लिए, तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS के लिए 59 सीट्स हैं तथा 3 सीट्स महिलाओं के लिए हैं। तो कुल मिलाकर 583 सीट यहां पर है, महिलाओं के लिए 30 सीट और खेलकूद का कोटा आपका 12 है। तो कोटिवार रिक्तियों की संख्या आगे चलकर बदली भी जा सकती है, संशोधित भी की जा सकती है, ये आपको समझना होगा। हो सकता है आगे चल के वैकेंसीज का नंबर बढ़ा दिया जाए या हो सकता है कि कम भी हो जाए। इसमें परिवर्तन करने के लिए जो आयोग है वो अधिकारी है। इसके बाद जानिए दोस्तों, क्या वेतनमान होगा, उत्पाद सिपाही बन गए, क्या सैलरी मिलेगी। तो यहां आपको यह जानना है कि ये जो है 7वें वेतन आयोग के तहत जो लेवल 2 की सैलरी होती है वो आपको दी जाएगी। और इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो आपको मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण होना है। 10th पास जो लोग भी हैं वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, वो इसे अप्लाई कर सकते हैं। उत्पाद सिपाही के लिए क्या क्या फिजिकल क्राइटेरिया आपको पूरा करना होगा, क्या क्या मापदंड है जो कि आपको पूरे करने होंगे, तो इसको जानिए दोस्तों। न्यूनतम 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, यानी कि EWS तथा अनरिजर्व के लिए आपका जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट जो है वो न्यूनतम 81 होना चाहिए। इसके अलावा
एससी तथा एसटी के लिए न्यूनतम 155 हाइट होना चाहिए और चेस्ट 79 होना चाहिए। ओबीसी 1 तथा 2 के लिए 160 होना चाहिए आपका हाइट और चेस्ट होना चाहिए 81। महिलाओं के लिए न्यूनतम 148 हाइट होना चाहिए, 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए है, चाहे वो किसी भी वर्ग से संबंधित हो। बाकी उसके अलावा फिजिकल क्राइटेरिया में मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, स्फीत शिरा, उंगलियों का उचित ढंग से नहीं घूमना, दृष्टि दोष, करल ब्लाइंडनेस, ये सब नहीं होना चाहिए। यानी कि आपको जो है वो क्राइटेरियाज को फुलफिल करना है, जो फिजिकल क्राइटेरियाज हैं उनको आपको फुलफिल करना है। इसके बाद देखिए न्यूनतम उम्र सीमा की गणना कब से की जाएगी। तो न्यूनतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2023 है और अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 1/8/2018 है। यानी कि 18 से 23 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। मेरे कहने का यह अर्थ है कि पिछली बार जो लोग फॉर्म भर चुके हैं वो लोग इस बार भी एलिजिबल होंगे ही होंगे, क्योंकि 5 वर्ष की छूट दी गई है। जैसे देखिए समझिएगा, न्यूनतम एज तो आपका 18 वर्ष है, यानी कि कुल मिलाकर 1/8/2023 को मिनिमम 18 ईयर आपका पूरा होना चाहिए, कम से कम 18 साल होना चाहिए। उससे कम है तो अंडर एज माने जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं रहेंगे। अधिकतम उम्र सीमा, अधिकतम उम्र सीमा की गणना की जाएगी कब से, तो 1/8/2018 तक, यानी कि 1/8/2018 तक अगर अनरिजर्व तथा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो 25 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि 1/8/2018 को कैलकुलेट किया जा रहा है मैक्सिमम एज लिमिट, तो थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, है ना। जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो कब से कैलकुलेट किया जा रहा है, 1/8/2023 से, और जो अधिकतम उम्र सीमा है वो कैलकुलेट किया जा रहा है आपका 1/8/2018 से। तो उम्र सीमा में कई सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है कि क्या एज लिमिटेशन है, कैसे हम एलिजिबल होंगे, क्या हम फॉर्म भर पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। तो जिन लोगों का, अगर मैं अनरिजर्व तथा ईडब्ल्यूएस की बात करता हूं, उसी अकॉर्डिंग आप लोग अपना कैलकुलेट कर लेंगे, जिस कैटेगरी से होंगे उस कैटेगरी का जो एज रिलैक्सेशन होगा उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1/8/2018 को अधिकतम यहां पे क्या कहा गया है, 25 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 25 अगर 1/8/2018 को है तो आपका 1/8/2023 को मैक्सिमम एज 30 साल होना चाहिए। यानी कि वो लोग, जो लोग की 1/8/2023 तक 30 वर्ष पूरा कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी तथा ये ईडब्ल्यूएस के लिए, तो वो लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो जन्म तिथि है वो 1/8/1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए। अगर 1/8/1993 से पहले की जन्म तिथि है तो उन लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के योग्य नहीं समझा जाएगा। तो ये क्राइटेरिया है। उम्मीद है कि एज से संबंधित आप लोग समझ गए होंगे। तो उसी प्रकार से जैसे अगर हम देखें अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2, यानी कि इनके लिए जो है वो एज का रिलैक्सेशन 2 साल रखा गया है। तो अगर 1/8/1991 से पहले का डेट ऑफ बर्थ अगर है किसी भी ओबीसी 1 ओबीसी 2 का, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे, फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके बाद की जन्म तिथि वाले लोग जो हैं वो फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा देखिए महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए सभी वर्गों का 28 साल उम्र सीमा रखा गया है। तो 28 साल उम्र सीमा रखा गया है, तो अधिकतम उम्र सीमा का कैलकुलेशन 2018 से हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर 2018 तक 28 साल अगर इनका हो चुका होता है, यानी कि 1/8/1990 से पहले की जन्म तिथि है, तो वो लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 1/8/1990 से अधिक की जन्म तिथि है, उसके बाद जन्म लिए हैं, तो वो लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। महिलाओं की बात मैं कर रहा हूं, और उसी अकॉर्डिंग आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला में 2 साल को और इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि इनके लिए उम्र सीमा 30 वर्ष है। तो एज के बारे में मुझे लगता है कि जो भी कंफ्यूजन आपका था वो क्लियर हो गया होगा। एज से संबंधित यही सभी समस्याएं स्टूडेंट को आ रही थी कि मेरी जन्म तिथि इतने वर्ष की है, 1990 की है, 91 की है, क्या मैं फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हूं। तो मुझे लगता है कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैक्सिमम एज लिमिट, जो अधिकतम उम्र सीमा है,
उसकी गणना 1/8/2018 से हो रही है। 5 वर्षों की छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या क्या पॉइंट्स हैं दोस्तों। जो आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र है, जो डोमिसाइल है, वो 19/7/2019 के पूर्व अंचलाधिकारी के स्तर से निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। अंचलाधिकारी यानी कि सीओ का अगर आपका स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र बना हुआ है तो वो डेट जो है 19/7/2019 से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर 19/7/2019 से पहले का अगर आपका सीओ लेवल का है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। 2/6/2016 के पहले का अगर कोई भी लेवल का है, यानी कि आपका एसटीओ लेवल का हो या फिर डीसी लेवल का हो, तो वो भी मान्य नहीं होगा। यानी कि 2/6/2016 से लेकर के और 19/7/2019 तक का, ये थोड़ा समझिएगा बात को आप लोग, कि 2/6/2016 से लेकर के और 19/7/2019 तक का, यहां पे केवल आपका एसडीओ लेवल का या डीसी लेवल का, अनुमंडल दंडाधिकारी या फिर उपायुक्त के स्तर का ही आपका स्थानीय होना चाहिए। लेकिन अगर 9/7/2019 के बाद का आपका सीओ का भी बना हुआ है तो वो चलेगा, लेकिन 9/7/2019 के पहले का सीओ का बना हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत लोगों को इसमें भी कंफ्यूजन था कि स्थानीय कब का बना हुआ होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपका यह भी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो गया होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का कुछ कुछ और भी क्राइटेरिया है, तो ये मैं पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दूंगा दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। फॉर्म भरने के पहले आपको क्या क्या तैयारी रखनी है, फॉर्म भरना है तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए, ये भी समझिए, जानिए और बूझ जाइए। देखिए, फॉर्म भरने से पहले जो है वो आपके पास होना चाहिए, जो ये क्या क्या है। पहले तो विज्ञापन विवरणिका को अच्छे से डाउनलोड कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। वैसे मैंने तो समझा ही दिया है आज के इस वीडियो में। तो आप ये पहले डिसाइड कर लीजिए कि आपके पास जो महत्वपूर्ण प्रमाण पत्र होने चाहिए वो आपके पास उपलब्ध हैं। 10th पास है आप। आवेदन करने के पहले आपके पास फोटो आपका होना चाहिए, हस्ताक्षर का स्कैन होना चाहिए। फोटो और सिग्नेचर को स्कैन करके रख लीजिएगा, उसके बाद आवेदन कीजिएगा। जितने भी आपके पास प्रमाण पत्र हैं उसमें आप देख लीजिए कि आपका नेम, फादर्स नेम वगैरह सब कुछ स्पेलिंग ठीक ठाक है या नहीं है। और फॉर्म जो भी आप भरेंगे दोस्तों वो 10th लेवल पे भरेंगे, तो 10वीं स्तर में जो भी आपके नाम की स्पेलिंग हो, फादर्स नेम की स्पेलिंग हो, वही इनपुट कीजिएगा, वही भरिएगा। यानी कि स्पेलिंग को एक बार आप लोग अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, फॉर्म भरने की बातें तो हो गई। फॉर्म भरने के लिए आगे चल के आपको संशोधन करने का विकल्प भी दिया जाएगा। तो कब कब से फॉर्म भरा जाएगा, क्या क्या डेट है, ये जानिए। तो 1/6/2023 यानी कि 1 जून से लेकर के और 30 जून तक, 1 जून से लेकर के और 30 जून तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। परीक्षा शुल्क भुगतान करना है तो 2 जुलाई तक फी भरने के लिए आपको मौका दिया जाएगा। 2 जुलाई तक आप 50 रुपए, 100 रुपए कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपका फी बनता है वो आप भर सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के लिए फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके आवेदन का प्रिंट आउट आप 4 तारीख तक कर सकते हैं, 4 जुलाई तक कर सकते हैं। फिर इसके बाद कोई भी एरर हो गया तो 6 तारीख से लेकर के 8 तारीख तक, 6 जुलाई से लेकर के 8 जुलाई तक फॉर्म को एडिट करने का विकल्प आपको दिया जाएगा। 6 से 8 तक आप फॉर्म को एडिट कर सकते हैं। अब इसके बाद बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों कि फॉर्म तो भर दिया हमने, एग्जाम कैसे होगा, परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, क्या क्या क्राइटेरिया होंगे, फॉर्म भरने के बाद क्या क्या परीक्षा होगा। तो 3 चरण में परीक्षा ली जाएगी। पहला आपका फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, पीईटी होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा। फिर उसके बाद दूसरा आपका एग्जाम होगा रिटन, और फिर तीसरा हो जाएगा आपका मेडिकल। यानी कि 3 स्टेज है, 1 2 3। पहला है आपका फिजिकल, दूसरा है आपका एग्जाम, और तीसरा है उसके बाद मेडिकल। तो ये 3 चरण में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ये 3 चरण है, मतलब कहने का अर्थ मेरा है कि पहले दौड़ है। तो जो लोग भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग भी उत्पाद सिपाही के लिए लगे हुए हैं, अपने दौड़ को ठीक ठाक कर लीजिए, दौड़ते रहिए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। देखिए दौड़ में क्या होगा, तो दौड़ के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि इसमें क्या क्राइटेरिया रखा गया है। एक बात मैं यहां पर बता देना चाहूंगा कि ये जो दौड़ होगा, यानी कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी,
तो इसमें कुछ गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट जैसा कुछ नहीं है, बस जो क्राइटेरिया रखा गया है उतना आपको पूरा कर देना है। 60 मिनट में 10 किलोमीटर आपको पूरा कर देना है बस। उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन को पास कर जाएंगे, उसके बाद फिर आप सीधे परीक्षा में जाएंगे, एग्जाम में जाएंगे। इसके बाद फिर लिखित परीक्षा जब होगी तो उसमें अलग अलग दिन में अलग अलग परीक्षाएं होंगी, तो वहां पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को भी अपनाया जाएगा। साथ ही साथ आप ये जान लीजिए कि एग्जाम आपका ऑनलाइन नहीं है, एग्जाम आपका ओएमआर पर होगा। ओएमआर पेपर पर एग्जाम होगा, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वहां पे आपको मैक्सिमम स्कोर करना होगा। फिर उसके बाद जब चिकित्सीय जांच होगी तो वहां पर मेडिकल में आपका हर चीज जांच किया जाता है, कलर ब्लाइंडनेस, फ्लैट फुट, हर तरह की क्राइटेरिया जो भी वहां पर निर्धारित की गई हैं वो आपका जांच किया जाएगा। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट आएगा, उसके बाद परीक्षा फल प्रकाशित किया जाएगा, उसके बाद प्रमाण पत्रों की जांच होगी। लेकिन परीक्षा होगी तो कैसी होगी, क्या क्या होगा एग्जाम्स में, ये जानिएगा जरा सा। लिखित परीक्षा जो होगी आपकी, उसमें 3 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 3 पेपर होंगे। जो रिटन एग्जाम होगा उसमें आपका 3 पेपर होगा और प्रत्येक पेपर जो है वो आपका 2 घंटे का होगा, 2-2 घंटे का एग्जाम होगा। सही उत्तर के लिए आपको +3 यानी कि 3 अंक दिए जाएंगे और गलत उत्तर के लिए नेगेटिव 1 नंबर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जितने भी प्रश्न होंगे सभी ऑब्जेक्टिव होंगे और मल्टीपल चॉइस होंगे, वस्तुनिष्ठ तथा बहुविकल्पीय होंगे। अब देखिए पेपर 1 में आपका क्या है। पेपर 1 में भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। भाषा ज्ञान का अर्थ होता है कि हिंदी भाषा से संबंधित 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा से संबंधित 120 प्रश्न। हिंदी तथा अंग्रेजी से कुल मिलाकर आपके 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें ग्रामर से भी क्वेश्चन होगा, इसमें आपका पैसेज से भी क्वेश्चन होगा, परिच्छेद अनुच्छेद भी होगा, इसमें गद्य पद्य भी होंगे और इसके अलावा व्याकरण भी होंगे। तो कुल मिलाकर आपको इन 120 प्रश्नों में से 30% नंबर लाना है कम से कम पास होने के लिए। यानी कि 120 क्वेश्चन में आपका कुल मिलाकर 36 क्वेश्चन सही होना चाहिए। यानी अगर हम गुना करते हैं तो 108 नंबर आपका इसमें आना चाहिए कम से कम, तभी आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक होगा। यानी कि पेपर 1 केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है। भाषा ज्ञान परीक्षा जिसको हम लोग कह रहे हैं, हिंदी तथा अंग्रेजी 80 और 40 क्वेश्चन, 120 में आपको 36 क्वेश्चन सही करना है। फर्स्ट पेपर में पास हो जाइएगा। मुख्य रूप से आपको मेहनत पेपर 2 और पेपर 3 पे करना है। पत्र 2 जो होगा वो आपका होगा क्षेत्रीय तथा जनजातीय भाषा ज्ञान का पत्र। यानी कि इसमें रीजनल लैंग्वेज से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और प्रश्नों की संख्या कुल मिलाकर कितनी होगी? तो कुल मिलाकर 100 होगी। ठीक है, इसमें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुरुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया तथा उड़िया 100 बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे। सिलेबस में आगे बता दूंगा कि किस भाषा का सिलेबस क्या है और किसको कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट में अभी भी कंफ्यूजन है जो खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र से हैं कि हिंदी लें, नागपुरी लें या फिर खोरठा लें या फिर अंग्रेजी ले लें। तो वहां पे समस्या निरंतर बनी हुई है, लेकिन मैं एक वीडियो में आपको बता दूंगा कि कौन सा भाषा आपको सिलेक्ट करना चाहिए, किस रीजनल लैंग्वेज के साथ आपको जाना चाहिए सिलेबस के अनुसार। अब देखिए ये था पेपर 2 का पार्ट, जिसका नंबर जो है वो आपका मेरिट में ऐड होगा। इसके बाद पत्र 3 यानी कि पेपर 3। पेपर 3 में कुल आपसे 120 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल कितने प्रश्न? 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित 50 प्रश्न मुख्य रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। झारखंड सामान्य ज्ञान यानी कि झारखंड जीके से आपसे 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन आपसे जीके जीएस से पूछा जाएगा, सामान्य अध्ययन से पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान से आपका 20 प्रश्न यानी कि साइंस से 20 प्रश्न और 10 प्रश्न आपका गणित से पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर 120 प्रश्न हो जाएंगे जो कि 360 नंबर के होंगे। तो 360 नंबर ये और 300 नंबर ये, यानी कि कुल मिला के 660 नंबर में आपका मेरिट बनेगा। एक बार अच्छी तरह से दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, समझिएगा। देखिए क्या कथा कहानी है, क्या सीन है। जो आपका पेपर 1 है ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें कुल मिलाकर 80 + 40 120 क्वेश्चन होंगे 360 नंबर के, जहां पे कि आपको 120 में से 36 क्वेश्चन सही करना है। 36 क्वेश्चन सही करना है, यानी कि 360 में से आपको 108 नंबर ले आना है। ये बस क्वालिफाइंग नेचर का है, मेरिट में ऐड नहीं होगा। पेपर 2
ये आपका रीजनल लैंग्वेज का पेपर है, यानी कि क्षेत्रीय भाषा का पेपर है। रीजनल लैंग्वेज के पेपर में आपसे कुल मिलाकर जो आप भाषा का चयन करेंगे उसमें से 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुल 3 नंबर का एक प्रश्न होगा, यानी कि 300 मार्क्स का ये पेपर हो जाएगा। पेपर 3 जो कि आपका जीएस पेपर है, इसमें क्या होगा कि झारखंड सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, साइंस से यानी कि विज्ञान से कुल मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, तथा गणित यानी कि मैथ से कुल मिलाकर आपका 10 क्वेश्चन रहेगा। तो 120 प्रश्नों का ये पेपर थर्ड होगा, जिसमें कुल मिलाकर 660, 120 गुने 3 यानी कि यहां पे हो गया आपका 360 नंबर, और यहां पे 100 गुने 3 यानी कि 300, तो 360 और 300 कुल मिला के आपका 660 नंबर का पेपर हो गया। और इसी 660 नंबर में आपका मेरिट डिसाइड होगा। इस 660 नंबर में आप जितना अधिक से अधिक अंक लाएंगे उससे पता चलेगा कि आपका मेरिट कहां जा रहा है। तो कुल मिलाकर ये क्राइटेरिया था इसमें। अब देखिए भाषाओं में अलग अलग भाषाओं का सिलेबस आपका दिया हुआ है, तो सिलेबस पे चर्चा हम लोग एक अलग वीडियो में करेंगे कि किसको कौन सी भाषा का चयन करना चाहिए। अभी फिलहाल फॉर्म भरने से संबंधित जो भी क्राइटेरिया है और एग्जाम का क्या सिनेरियो रहने वाला है उस पर हमने ये वीडियो आपको प्रस्तुत किया। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और आप अगर हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, तो अपने दोस्तों को भी आप इन्वाइट कीजिए हमारे चैनल पर। हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन जोहार गुरुजी पर भी आप इन्वाइट करें, तथा झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जो हमारे नए बैच शुरू होने वाले हैं उसके लिए पहले से आप प्री प्लान रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही। जोहार।